बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 में एल सेट गिवन है ए बी सी, तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी। इसी तरह हमें सेट एम गिवन है, दो एलिमेंट्स हैं 3 4। एल एम दो सेट गिवन है। देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एल। पहले हम कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं बाइनरी रिलेशन क्या है। तो एल क्रॉस एम फाइंड कर लेते हैं। एल क्रॉस एम जैसे हमने एक्सरसाइज 5.4 में किया। ए बी सी तीन एलिमेंट है 3 4। देखें फर्स्ट सेट में तीन एलिमेंट है, सेकंड सेट में दो एलिमेंट्स हैं। 3 2 6, कार्टियन प्रोडक्ट में 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। यानी कि सबसे पहले A3, इसी तरह A4, फिर B3 B4 C3 और C4 C3 एंड C4। कार्टियन प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करते थे? फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट लेना है, नेक्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। इसी तरह फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट को। एल क्रॉस एम आ गया। अब हमने इसका दो बाइनरी रिलेशन लिखने। अब बाइनरी रिलेशन क्या है, डेफिनेशन देखें पहले आप पेज नंबर 99 जहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 एंड हो रही है। हेडिंग है आपके पास बाइनरी रिलेशन। इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ सबसेट आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि अगर एल और एम दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो इनका जो कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड किया इसका कोई सबसेट, यानी कि इसमें से ही कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लें, is called binary relation from set A into set B because there exists some relationship between first and second element of each ordered pair in R। अब देखें बाइनरी रिलेशन यानी कि कार्टियन प्रोडक्ट का हम एक सबसेट लेंगे। ये कार्टियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया, इसका कोई सबसेट होगा, उसमें स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे फॉर एग्जांपल, और फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के दरमियान कोई रिलेशन डिफाइन किया होगा हमने। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं इस तरह से 1 1। कार्टियन प्रोडक्ट आपने फाइंड किया, ये ऑर्डर्ड पेयर आए। अब हमें अगर रिलेशन डिफाइन किया गया हो कि इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर लिखें जिनमें एक्स और वाई सेम है, इक्वल है, तो देखें ये ऑर्डर्ड पेयर x और y इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे भी ऑर्डर्ड पेयर, तो उस रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। रिलेशन हमें डिफाइन होगा और हमें बताया गया होगा कि इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिनमें ये स्पेसिफिक कंडीशन होल्ड करे। ये रिलेशन जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखें जिसमें x और y इक्वल है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल है, इस ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल है। तो ये जो रिलेशन होगा इसी कार्टियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। रिलेशन क्या होगा? इसी कार्टियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहां से कार्टियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। यानी कि अब जो रिलेशन होगा, दो रिलेशन बनाने हैं, एक को हम R1 कह लेंगे, एक को R2। डोमेन और रेंज की डेफिनेशन देख लें। डोमेन ऑफ रिलेशन is the set consisting of all the first elements of each ordered pair in relation। जो आपके पास रिलेशन आए इसमें ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा डोमेन, इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज। रेंज ऑफ रिलेशन इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो आपके पास डोमेन होगा और इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट होगा वो रेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है
फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं किया हुआ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल कही थी कि अगर आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखें जिसमें दोनों एलिमेंट्स x और y इक्वल हैं तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे रिलेशन डिफाइन नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि जो रिलेशन है वो कार्टियन प्रोडक्ट का सबसेट है, यानी कि उस रिलेशन में इसी कार्टियन प्रोडक्ट में से ही ऑर्डर्ड पेयर आने हैं। तो अब आप R1 दो रिलेशन बनाने हैं, R1 आ गया, अपनी मर्जी से ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, अपनी मर्जी से आप ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। ये R1 आ गया। 3 ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। हमने कहा कि जो रिलेशन है वो कार्टियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अब यहाँ पे आपने इनमें से कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर लिख लेना है। डोमेन और रेंज भी इसकी फाइंड करनी है, नहीं इस क्वेश्चन में डोमेन रेंज नहीं फाइंड करनी। ये आपके पास R1 आ गया। इसी तरह R2 में भी आप इनमें से ही कोई ऑर्डर्ड पेयर लिख लें। तो यहाँ से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप लिख लें, 3 लिख लें या फिर 4 लिख सकते हैं, 5 भी आप लिख सकते हैं। दोनों में सेम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक में अगर आपने 2 लिखे हैं दूसरे में आपने 3 ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं। दोनों में 2 ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं, दोनों में 3 ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं। यानी कि हमने ये कहा कि जो रिलेशन है वो इसका सबसेट है, यानी कि उस रिलेशन में इनमें से ही ऑर्डर्ड पेयर आने हैं। तो आप अगर रिलेशन नहीं डिफाइन तो इनमें से कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर R1 R2 में लिख सकते हैं। 2 रिलेशन हमने बनाने थे, इसलिए जस्ट यहाँ पे मैंने R1 और R2 लिया। अब L क्रॉस M हो गया, M क्रॉस L भी फाइंड करना है। M क्रॉस L, सेट M में 2 एलिमेंट्स, सेट L में 3 एलिमेंट्स, 2 3 6, कार्टियन प्रोडक्ट में 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 3A 3B 3C, इसी तरह 4A 4B 4C। अब हमने M क्रॉस L फाइंड कर लिया। M क्रॉस L में भी हमने 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। अब आपकी मर्जी R1 R2, अपनी मर्जी से इनमें से कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर आप लिख सकते हैं। R1 यहाँ से आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर आप लिख सकते हैं 3A 3C 4B। इसी तरह R2 में भी आप अपनी मर्जी से ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। अपनी मर्जी से आपने कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिख लेने हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा R2। R1 R2 2 रिलेशन हमने बना लिए हैं। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इफ y सेट हमें गिवन है देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस फॉर y क्रॉस y। हमने फाइंड करना है y क्रॉस y और फिर हमने 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। अब ये आ जाएगा जी -2 1 2, इसी तरह -2 1 2। 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 3 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ये आ जाएगा पहला ऑर्डर्ड पेयर -2, इसी तरह -2 1, फिर -2 2 1 -2, इसके बाद 1 1 और इसी तरह फिर 1 2 1 2, फिर आपके पास 2 -2 2 -2 2 1 और 2 2। अब हमने y क्रॉस y कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। 3 3 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। 2 बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं हमने, तो एक को आप R1 का नेम दे दें और इसी तरह एक को R2 का नेम दे देंगे। अपनी मर्जी से इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डिफाइन नहीं है कि हमने किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। तो बाइनरी रिलेशन
कार्टियन प्रोडक्ट का सबसेट है, यानी कि इसमें से ऑर्डिनरी पेयर्स आ जाएंगे कोई से भी। -2 लिख लें, इसी तरह इसके अलावा -2 लिख लिया हमने, इसके अलावा 2 भी लिख सकते हैं, 1 1 3 ऑर्डिनरी पेयर भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। अब डोमेन रेंज भी लिखनी है, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ से डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन, -2 है फर्स्ट एलिमेंट और 1, -2 1। अब यहाँ पे सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट -2 है, यहाँ भी -2 और 1, तो -2 जस्ट 1 टाइम आएगा। रेंज ऑफ R1, ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट -2, इसी तरह सेकंड एलिमेंट 2 और इसी तरह सेकंड एलिमेंट 1। तो जो आपने बाइनरी रिलेशन R1 बनाया उसकी डोमेन भी हमने लिख लिया और रेंज भी लिख ली। अब यहाँ से R2 लिख लेते हैं। R2 में आपने इनमें से कोई से भी ऑर्डिनरी पेयर्स लिख लेने हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2 1 लिख लिया, इसी तरह 1 -2 लिख लें, इसके अलावा 2 1 लिख लें, 3 लिख सकते हैं, या इसके अलावा आप मर्जी आपकी 2 लिख लें, 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू, जी पहला एलिमेंट -2 1 2, -2 1 2, ये डोमेन आ गई। इसी तरह रेंज ऑफ R2 इज इक्वल टू दूसरा एलिमेंट 1 और -2, फिर 1 है तो 1 2 टाइम्स नहीं आएगा, ये आपके पास आ जाएगा -2 और 1 2 टाइम्स नहीं आएगा। सेकंड एलिमेंट रेंज है, तो सेकंड एलिमेंट में एक तो -2 है और एक 1 है, तो -2 1 ये हमारे पास रेंज आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखें, हमने कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड किया y क्रॉस y, 2 बाइनरी रिलेशंस लिखे हैं, रिलेशन डिफाइन नहीं, अपनी मर्जी से आपने ऑर्डिनरी पेयर लिखने हैं। फिर जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डिनरी पेयर का वो डोमेन है और ऑर्डिनरी पेयर का सेकंड एलिमेंट रेंज है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में L सेट गिवन है A B C, L सेट हमें गिवन है A B C, इसी तरह सेट M गिवन है, सेट M D E F G, D E F G, और हमें सेट L गिवन है, M गिवन है। फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस इन ईच, L क्रॉस L, L क्रॉस M और M क्रॉस M में हमने 2 बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। तो सबसे पहले L क्रॉस L फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट L क्रॉस L, यहाँ से आपके पास L क्रॉस L में A B C 3 एलिमेंट, इसी तरह A B C 3 एलिमेंट, तो 3 3 9 ऑर्डिनरी पेयर्स आएंगे। ये आ गया A A, इसी तरह A B A C B A B B, इसके बाद B C आ जाएगा, B C, इसी तरह C A C B और C C। अब यहाँ से डोमेन और रेंज लिखने का हमें नहीं कहा, जस्ट बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। तो R1 R2 आप 2 बाइनरी रिलेशन लिख लें। R1 कोई से भी ऑर्डिनरी पेयर लिख लें, R1 इक्वल आ गया A A B A, इसी तरह C A, 4 ऑर्डिनरी पेयर भी लिख सकते हैं। देखें अब यहाँ पे मैंने 4 ऑर्डिनरी पेयर लिखी हैं, डिफरेंट हमने यहाँ पे मैंने रिलेशंस बनाए। ये R1 में
2 ऑर्डिट पेयर लिखे, R2 में 3 ऑर्डिट पेयर लिख लिए, आपकी मर्जी है, दोनों में सेम होना भी ज़रूरी नहीं है। R1 में यहाँ 3 ऑर्डिट पेयर लिखे हैं, R2 में 2 ऑर्डिट पेयर लिख लिए, यहाँ पे R1 में भी 3 ऑर्डिट पेयर लिखे हैं और R2 में भी 3 ऑर्डिट पेयर लिखे हैं। अब यहाँ मैंने R1 में 4 ऑर्डिट पेयर लिख लिए और R2 में आपकी मर्जी है, यहाँ पे 2 ऑर्डिट पेयर लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें। R2 में मैंने 2 ऑर्डिट पेयर लिख लिए। तो L क्रॉस L में हमने 2 बाइनरी रिलेशन बना लिए। अब हम L क्रॉस M में रिलेशन बना लेते हैं। L क्रॉस M, पहले हम कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। L क्रॉस M, L क्रॉस M, सेट L में एलिमेंट्स हैं 3 A B C, इसी तरह सेट M में एलिमेंट्स हैं 4 D E F G। देखें कितने ऑर्डिट पेयर आएंगे, 3 4 12 ऑर्डिट पेयर आएंगे। A D, इसी तरह A E, फिर A F, इसी तरह A G, इसके बाद B D, इसी तरह B E, B के साथ ऑर्डिट पेयर E आएगा, B F B G, B F आ गया, B G, इसी तरह C D C E और C F C G। अब यहाँ से हमने L क्रॉस M फाइंड कर लिया। इसमें 2 रिलेशन लिखने हैं, एक R1 लिख लेते हैं, एक R2 लिख लेते हैं। R1 आ गया, कोई से भी ऑर्डिट पेयर लिख लें अपनी मर्जी से। तो R1 में हमने कोई भी ऑर्डिट पेयर लिखने हैं, A E आ गया, A G लिख लें, इसी तरह B G लिख लिया। 3 ऑर्डिट पेयर लिख लिए, R2 भी आप लिख लें, R2 अपनी मर्जी से यहाँ पे ऑर्डिट पेयर लिख लेते हैं, A D, इसी तरह B F, 2 ऑर्डिट पेयर लिख लें, 3 ऑर्डिट पेयर भी आप लिख सकते हैं, C F। तो R1 R2 हमने लिख लिया। इसी तरह अब हमने M क्रॉस M फाइंड करना है, M क्रॉस M, M क्रॉस M फाइंड कर लेते हैं। थर्ड M क्रॉस M, तो यहाँ से अब देखें M सेट है और 4 एलिमेंट्स हैं, M क्रॉस M, D E F G, D E F G, 4 4 16 ऑर्डिट पेयर्स आएंगे। तो ऑर्डिट पेयर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले D D, इसी तरह D E D F D G, इसी तरह E D E D आ गया, फिर E के साथ ऑर्डिट पेयर में E आएगा, E के साथ F और इसी तरह E के साथ G आ गया, F D, इसी तरह F के साथ E, फिर यहाँ पे आ जाएगा F F F G, इसी तरह G D G E और G के साथ F और G के साथ यहाँ G आ जाएगा। अब हमने M क्रॉस M फाइंड कर लिया। 2 बाइनरी रिलेशंस लिख लेने हैं हमने यहाँ से। R1 ऑर्डिट पेयर आप लिख लें इनमें से कोई से भी, E G, इसी तरह F E, 4 ऑर्डिट पेयर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, G G। R2 में भी आप अपनी मर्जी से ऑर्डिट पेयर्स लिख लें,
डी ई, इसी तरह ई डी, यहाँ पे मैंने 3 ऑर्डिनरी पेयर्स लिख लिए। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में L क्रॉस L में 2 रिलेशन लिखे हैं, R1 R2, L क्रॉस M में R1 R2, इसी तरह M क्रॉस M में भी हमने R1 और R2 2 रिलेशंस फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट्स, यहाँ पे आप लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M सेट हमें गिवन है 5 एलिमेंट्स हैं। इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट्स, M क्रॉस M में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M क्रॉस M, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25 एलिमेंट्स होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस आपको किस तरह से पता चलेंगे? 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं 25, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर आ जाएगी 25, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे 2 की पावर 25। देखें एमसीक्यू के तौर पे आपको आ सकता है। सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, इसी तरह एक दूसरा सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 3 4 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 की पावर 12। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 मल्टीप्लाई 5 25, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस 2 की पावर 25। अब इसी तरह एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेट गिवन है L x such that x belongs to natural numbers and x is less than equal to 5, x such that x belongs to natural numbers and x is less than equal to 5। यहाँ से आपके पास एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे? ये सेट को लिखने का सेट बिल्डर नोटेशन है। इस मेथड को, सेट को इस तरह से लिखने को आप कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह हमें सेट M गिवन है y such that y belongs to prime numbers and y is less than 10, 10 से छोटे 10 से छोटे प्राइम नंबर्स हमने लिखने हैं। M सेट में प्राइम नंबर्स में आ जाएगा 2 3 5 7, 7 के बाद 11 आता है, तो 10 से जो लेस हैं वो 2 3 5 7 आ जाएंगे। L क्रॉस M फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, L क्रॉस M। अब यहाँ से सेट L में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5 और इसी तरह सेट M में एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 5 4 20 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले 1 2 1 3 1 5 1 7 2 2 2 3 2 5, इसी तरह 2 7 3 2 3 3 3 5 3 7। इसके बाद आ जाएगा 4 4 2 4 3
4 5 एंड 4 7 5 2 5 3 5 5 एंड 5 7। ये हमारे पास टोटल 20 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं। अब हमें रिलेशन डिफाइन है, जो रिलेशन हमने बनाने हैं। R1 गिवन है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स R1 एक्स वाई सच दैट y इज लेस देन x। अब ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की। y इज लेस देन x, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू हो वो ग्रेटर हो। ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, तो x की तरफ ये ओपन है, इसका मतलब x ग्रेटर है और y लेस है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे लिखने हैं जिसमें पहली वैल्यू यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर हो और y की वैल्यू लेस हो। तो यहां से देख लेते हैं कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर हो और सेकंड वैल्यू लेस हो। 3 2, देखें 3 ग्रेटर है 2 लेस है, पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया 3 2। इसी तरह सेकंड ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ जाएगा 4 2 फिर 4 3 4 2 4 3। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 5 2 5 3 5 2 और 5 3। वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं जिनमें पहली वैल्यू ग्रेटर हो और जो दूसरी वैल्यू है यानी कि जो y की वैल्यू है वो लेस हो। तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनमें से आपने देख के लिख लेने हैं। अब R1 आ गया, डोमेन और रेंज, आल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब यहां से डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन आपके पास है जी पहला एलिमेंट, तो 3 4 5 जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का डोमेन। इसी तरह सेकंड एलिमेंट 2 3, रेंज आ जाएगी R1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है और 3, सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का होगा वो रेंज होगी। तो यहां से डोमेन में हमारे पास 3 एलिमेंट आ गए 3 4 5 और इसी तरह रेंज में 2 आ गया और 3। अब यहां से R2 देख लेते हैं। R2 में हमें कहा गया है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखें R2 y इज इक्वल टू x। R2 में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिनमें y और x जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि दोनों वैल्यू x और y की आपस में इक्वल हैं। देखें 2 2 x और y इक्वल है, 3 3 x y इक्वल है और 5 5 x y इक्वल है। तो R2 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे 2 2, इसी तरह 3 3 2 2 वाला ऑर्डर्ड पेयर आ गया, 3 3 वाला ऑर्डर्ड पेयर, इसी तरह 5 5 वाला ऑर्डर्ड पेयर 5 5। R2 डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। पहला एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट 2 3 5 और इसी तरह सेकंड एलिमेंट भी 2 3 5। रेंज इज इक्वल टू 2 3 5। तो यहाँ से डोमेन भी हमने लिख ली, रेंज भी। अब R3 देख लेते हैं। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x और y को ऐड करने से 6 आ जाए। R3 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हमने लिखने हैं जिनमें x प्लस y करने से 6 आ जाए। तो देख लेते हैं कार्टियन प्रोडक्ट में से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे जिनको ऐड करने से x और y को ऐड करने से 6 आ जाए। 1 और 5, 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6, ये आ गया 1 5। इसी तरह नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ जाएगा 3 3, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। इसी तरह 4 में 2 ऐड करें 6 आ जाएगा 4 2। इसके बाद और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिनमें दोनों एलिमेंट्स को ऐड करने से 6 आ जाए। तो ये आ गया R3। डोमेन और रेंज लिख लेते हैं।
डोमेन ऑफ R3 इज इक्वल टू पहला एलिमेंट 1 3 4, इसी तरह रेंज ऑफ R3 इज इक्वल टू 5 3 2, अरेंज करके लिख लें 2 3 5, अरेंज करके लिख लिए एलिमेंट्स। देखें डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का डोमेन होता है 1 3 और 4, डोमेन आ गई। इसी तरह रेंज सेकंड एलिमेंट 5 3 2, तो अरेंज करके मैंने लिख लिया 2 3 5। इसी तरह अब R4 लिख लेते हैं, R4 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखें जिनमें y माइनस एक्स करने से 2 आए, y माइनस एक्स करने से। अब देखें y वाली वैल्यू में से x वाली वैल्यू को माइनस करना है। अब ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की, यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिनमें दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करें तो 2 आए, दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करें। अब देखें जैसे ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे है 5 3, ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आएगा। हमने कहा कि y माइनस एक्स करने से 2 आए, यानी कि दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करें फिर 2 आए। 3 माइनस 5 अगर आप करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिनमें दूसरी वैल्यू में से जब आप माइनस करें पहली वैल्यू तो फिर वो आपके पास क्या आ जाए, दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करने से 2 आ जाए। देखें ज़रा 1 3, जब आप 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। इसी तरह इसके बाद देखें यहाँ पे कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा 3 5, 5 माइनस 3 करें 3 5, अगर आप 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास इनमें से ऑर्डर्ड पेयर आएगा 5 7, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा 5 7। और 4 आ गया। हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं जिनमें y में से x को माइनस करें तो 2 आए, दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करें तो 2 आ जाए। डोमेन रेंज लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ R4 इज इक्वल टू पहला एलिमेंट 1 3 5, इसी तरह रेंज ऑफ R4 इज इक्वल टू दूसरा एलिमेंट 3 5 7 3 5 7। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कार्टियन प्रोडक्ट L क्रॉस M फाइंड किया, फिर रिलेशन R1 R2 R3 R4 फाइंड कर लिया और उनकी डोमेन रेंज फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं और कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 99 पे आपके पास हेडिंग है फंक्शन और मैपिंग। अब फंक्शन क्या है, दो सेट्स को हम एलिमेंट्स को मैप कर रहे हैं, मैपिंग है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये सेट है ए बी सी, 3 एलिमेंट है, यहाँ पे एक और सेट है 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो फंक्शन जो है वो मैपिंग है, एक सेट के एलिमेंट्स की दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ हम मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो फंक्शन तब होगा जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब देखें डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। अब इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन, ये एफ जो है ना ये फंक्शन को शो कर रहा है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ए। और सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए का हर एलिमेंट अपेयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ, वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एक्स। अब देखें इसका मतलब क्या है, इन एफ, एफ हमारे पास फंक्शन है, इन एफ।
अब यहां से इन दोनों कंडीशंस का मतलब क्या है, डोमेन हमारे पास वो एलिमेंट हैं जो मैप हुए होंगे और ये सेट ए है, यानी कि इसका मतलब ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैप हुए होने चाहिए। सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो मैप हुए होने चाहिए। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में डोमेन में यहाँ इस सेट में कोई भी एलिमेंट यहाँ अनमैप्ड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि जो सेट ए है उसका कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं होना चाहिए। सारे जब मैप होंगे तो जो डोमेन होगी, डोमेन हमारे पास वो एलिमेंट हैं जो मैप हुए हुए हैं। जब सारे एलिमेंट्स ए के मैप होंगे तो जो फंक्शन की डोमेन है वो सेट ए के इक्वल ही होगी। सेट ए में सारे एलिमेंट्स आते हैं, डोमेन का मतलब वो एलिमेंट्स हैं जो मैप हैं, तो डोमेन सेट ए के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए। अब दूसरी कंडीशन देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका मतलब क्या है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब सेट ए का हर एलिमेंट अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ। अब फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है, अगर ये जो मैंने मैपिंग किया इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे A1, इसी तरह B3 और ये आ जाएगा C2। ये ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है कि A जो है वो मैप कर रहा है 1 पे, इसी तरह B मैप कर रहा है 3 पे और C मैप कर रहा है 2 पे। अब इसका मतलब ये है कि जो डोमेन है ये सेट A है, इसका एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट पे मैप नहीं होना चाहिए। इसका सेकंड कंडीशन का क्या मतलब है कि सेट ए का जो एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये ए है, तो अगर मैं इस ए को यहाँ पे 2 पे भी मैप कर दूं तो जब आप ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो साथ ऑर्डर्ड पेयर आया A1 और A2 ऑर्डर्ड पेयर भी आएगा, A2 ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब यह है कि अब देखें हमने यहाँ पे कहा था कि सेट ए का हर एलिमेंट सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आना चाहिए। तो सेट ए का ये एक एलिमेंट है ए, लेकिन ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि A1 पे भी मैप कर रहा है और A मैप कर रहा है 2 पे भी। तो इस तरह से अगर होगा, जो सेट ए है इसका एक एलिमेंट एक से ज़्यादा पे अगर मैप करेगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, वो जस्ट एक रिलेशन होगा। 2 कंडीशन हैं, डोमेन का कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं होना चाहिए। इसी तरह सेकंड कंडीशन ये है कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आए। अब उसका मतलब क्या है कि सेट ए का एक एलिमेंट एक से ज़्यादा के साथ मैप नहीं होना चाहिए। अब ये फंक्शन नहीं है क्योंकि जो ए है ये 1 के साथ भी मैप कर रहा है और जो ए है ये 2 के साथ भी मैप कर रहा है। अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ए जो है वो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स में आ जाएगा। हमने सेकंड कंडीशन ये कही है, सेट ए का हर एलिमेंट सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर में आ गया तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, जस्ट एक रिलेशन होगा। तो यहाँ से इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट पे मैप नहीं कर सकता। हाँ, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स एक एलिमेंट पे मैप कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ए और बी को दोनों को मैप कर दूं 1 पे, ए और बी दोनों को मैंने मैप कर दिया है 1 पे, इस तरह से हो सकता है। अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं A1 B1 और इसी तरह C2, देखें सेट ए के ये 3 एलिमेंट है A B C। सेट ए के एलिमेंट किसी ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट नहीं हो रहे। देखें ए भी सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है, बी भी सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है और सी भी सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है। तो इस तरह से ये फंक्शन होगा। हमने ये कहा कि डोमेन का एक एलिमेंट एक से ज़्यादा पे मैप नहीं होना चाहिए, लेकिन डोमेन के मल्टीपल जो एलिमेंट्स हैं वो एक एलिमेंट पे मैप हो सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस कंडीशन में हमने ये कहा था कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं
वो सिर्फ एक ही ऑडेड पेयर में आने चाहिए, वो रिपीट नहीं होने चाहिए जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो है ये फंक्शन नहीं है, जस्ट एक रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो फंक्शन को आप समझने के लिए इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फंक्शन आपके पास एक मशीन है, यानी कि जिसमें आपने एक इनपुट देना और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट मिलना, वो एक प्रोसेस करके आपको आउटपुट देगी। अब एक अगर इनपुट है, सबसे पहली बात कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई इनपुट दें तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट लाजमी मिलना चाहिए, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू ना हो जिसका जो आप इनपुट दें और उसके आपको कोई भी आउटपुट ना मिले। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप जो जितने भी इनपुट अगर हम दें तो उसका हमें आउटपुट मिलना चाहिए, कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड ना हो। ये आपके पास इनपुट है, इसी तरह ये आपको आउटपुट मिल रहे हैं। तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड ना हो, इसका मतलब क्या है कि हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए। इसी तरह सेकंड कंडीशन क्या है, एक इनपुट के एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल देखें, एक बार आपने इनपुट दिया, वही प्रोसेस होगा, एक आउटपुट आ जाएगा। दोबारा से जब आप वही इनपुट देंगे तो उसी प्रोसेस से गुजरने के बाद आउटपुट अगेन वही आएगा, आउटपुट चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक इनपुट दे रहे हैं तो उसी प्रोसेस से गुजर के उसका आउटपुट डिफरेंट नहीं हो सकता। एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, एक इनपुट का एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकता अगर आप प्रोसेस सेम है। यानी कि हमने ये कहा था कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा पे मैप नहीं करेगा। इसका मतलब ये सेम ही फंक्शन में ए इनपुट दे रहे हैं, एक बार आउटपुट 1 आ रहा है, और दोबारा उसी फंक्शन में आप ए इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट 2 आ रहा है। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन दो डिफरेंट इनपुट्स का आपके पास सेम आउटपुट आ सकता है। तो ये आपके पास फंक्शन की दो कंडीशन है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं होना चाहिए, और इसी तरह जो डोमेन का एक एलिमेंट है एक से ज़्यादा पे मैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से हो सकता है कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट एक एलिमेंट पे मैप हो रहे हों, लेकिन डोमेन का एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स पे मैप, एक से ज़्यादा पे मैप नहीं होगा। अब ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन कर ली, फंक्शन की दोनों कंडीशंस देख ली। इसी तरह अब फंक्शन की टाइप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है, चारों टाइप्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेफिनेशन बुक पे मेंशन है, देखें ज़रा। अब हम फंक्शन की टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह से मैपिंग होगी कि सारे एलिमेंट सेपरेटली मैप हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट यहाँ पे इस तरह से रिपीटिशन जब नहीं होगी तो फिर ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, और यहाँ पे सेकंड सेट में कोई इस तरह का एलिमेंट नहीं है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, सारे सेपरेटली मैप हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे, और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, फिर ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और अगर यहाँ पे इस तरह का एलिमेंट आ जाए जो किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो तो फिर ये 1-1 फंक्शन होगा। दोनों में जस्ट इतना सा डिफरेंस है। और सिमिलैरिटी दोनों में क्या है, सेपरेटली मैप कर रहे हैं एलिमेंट्स यहाँ पे भी 1a पे, 2b पे, 3c पे, इसी तरह यहाँ पे भी 1a पे, 2b पे, 3c पे, यानी कि सेपरेटली मैप कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, इस तरह का एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट इस तरह का है जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो फिर ये 1-1 होगा और ये बाइजेक्टिव होगा। इसी तरह ऑन टू में देखें, ऑन टू में आपके पास यहाँ रिपीटिशन हो रही है। हमने ये कहा था कि डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के ज़्यादा एलिमेंट पे मैप नहीं कर सकता, लेकिन मुख्तलिफ एलिमेंट सेम एलिमेंट पे मैप कर सकते हैं। तो इस केस में ये ऑन टू होगा, और यहाँ पे अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, फिर ये इनटू फंक्शन होगा। देखें इनमें डिफरेंस, बाइजेक्टिव में सेपरेटली मैप है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है,
जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे सेपरेटली मैप हैं और यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। अगर सेपरेटली मैप होंगे बाइजेक्टिव है, अगर इस तरह से रिपीट हो रहा होगा फिर वो ऑन टू होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनटू फंक्शन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, पेज नंबर 100 पे डेफिनेशन मेंशन है। फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। यही हमने कहा कम अज कम ऐसा कोई एलिमेंट हो सेट बी में जो सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, तो ये इनटू फंक्शन होगा। इसी तरह वन फंक्शन, a function f from a to b is called one function if all distinct elements of a have distinct images। कोई भी रेपिटेशन नहीं है हमारे पास, सारे एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। साथ आपने ये भी लिख लेना है दैट इज f into x1 is equal to f into x2, this implies that x1 is equal to x2, और for all x1 not equal to x2 belongs to a implies that f into x1 is not equal to f into x2। किस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर x1 और x2 इक्वल होंगे, x1 इक्वल है x2 के, तो फिर उनकी इमेजेस भी आपस में f इंटू x1 भी f इंटू x2 के इक्वल होगा, और अगर ये इक्वल ना हो तो फिर यहाँ पे भी ये इक्वल नहीं होंगे। 1 इसी तरह नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन देखें आप। फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट a, यानी कि b का जो हर एलिमेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। इसी तरह बाइजेक्टिव फंक्शन आ गया। फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ फंक्शन f इज 1 एंड ऑन टू, 1 भी हो और ऑन टू भी आ जाए, तो इस तरह से ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं पेज नंबर 101 के लास्ट पे। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्ट्स में नॉट बी ट्रू। जो भी हमारे पास फंक्शन है वो एक रिलेशन तो है, लेकिन हर रिलेशन जो होगा वो फंक्शन होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 1 ए पे मैप कर रहा है और 1 बी पे भी मैप कर रहा है, अब ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो ए पे भी मैप कर रहा है और 1 बी पे भी मैप कर रहा है। इसी तरह एवरी फंक्शन में नॉट बी 1 हर फंक्शन का 1 होना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपके पास ये फंक्शन है 1 नहीं है। एवरी फंक्शन में नॉट बी ऑन टू, हर फंक्शन का ऑन टू होना ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट आ गया जो किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हो सकता। ऑन टू में सारे एलिमेंट जो हैं वो किसी ना किसी की इमेज होते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। हमने टाइप बतानी है और इसके बाद डोमेन और रेंज लिखनी है। अब यहाँ से R1 देख लेते हैं। R1 साथ हम इसको डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं ये कौन सा फंक्शन है। अब R1 में क्वेश्चन नंबर 6 R1 गिवन है ऑर्डर्ड पेयर 1 1, इसी तरह 2 2, इसके बाद आ गया 3 3 और 4 4। देखें अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या है। ऑर्डर्ड पेयर 1 1 का मतलब है जो 1 है वो 1 पे मैप कर रहा है। इसी तरह यानी कि जो सेट ए में 1 है वो सेट बी में 1 पे मैप कर रहा है। इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर 2 2 का मतलब है कि सेट ए में जो 2 है वो सेट बी में 2 पे मैप कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट जो है वो 3 3 का मतलब है 3 3 पे मैप कर रहा है और 4 4 पे मैप कर रहा है। तो यहाँ से आप इस तरह से अपनी आसानी के लिए डायग्राम बना भी सकते हैं।
अगर आप नहीं भी बनाएंगे वैसे भी आप बता सकते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ 1 2 3 4, ये डोमेन के एलिमेंट हैं। इसी तरह रेंज में भी 1 2 3 4, तो 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे। बाइजेक्टिव फंक्शन है, मेंशन करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव। और डोमेन जो है वो पहला एलिमेंट डोमेन होगा, और इसी तरह आपके पास जो दूसरा एलिमेंट है वो रेंज होगा, सेकंड एलिमेंट। डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह R1 की हमारे पास रेंज भी आ जाएगी 1 2 3 4। रेंज ऑफ R1 इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब नेक्स्ट इसके बाद R2 देख लेते हैं। R2 में 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 1 पे। R2 1 2 2 1 1 2 2 1। इसी तरह 3 4 3 5, 3 4 3 5। अब डायग्राम इस तरह से बनाना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी आसानी के लिए बना सकते हैं। देखें, जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में आना है, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेकंड सेट में, और फिर आपने इसको मैप कर लेना। अब देखें यहाँ पे आपके पास 1 मैप कर रहा है 2 पे, 2 मैप कर रहा है 1 पे, 3 4 पे मैप कर रहा है और 3 5 पे मैप कर रहा है। ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमने ये कहा था, दूसरा पॉइंट क्या था, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा पे मैप नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आना चाहिए। अब 3 जो है 3 4 पे भी मैप कर रहा है, 3 5 पे भी मैप कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये जस्ट रिलेशन होगा। रिलेशन और डोमेन और रेंज आपने लिख लेनी है। डोमेन ऑफ R2 1 2 3, और इसी तरह रेंज ऑफ R2, रिलेशन की रेंज 2 1 4 5। तो अरेंज करके लिख लेते हैं 1 2 4 5। अब R3 पे आ जाते हैं। R3 में B A पे, C A पे और D B A पे। R3 B A पे मैप कर रहा है, C A पे मैप कर रहा है और D A पे मैप कर रहा है। ऑन टू फंक्शन है। देखें, अगर आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो ये आ जाएगा B C D, और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो A पे मैप कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन था। तो यहाँ से आप मेंशन कर देंगे ऑन टू फंक्शन, डोमेन और रेंज भी लिखेंगे। डोमेन ऑफ R3 B C D, और इसी तरह रेंज ऑफ R3 इज इक्वल टू जस्ट ऑर्डर्ड पेयर में 1 आ जाएगा। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा तो जस्ट एक ही बार आएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट आपके पास आ गया R4 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे, 3 4 पे। यहाँ पे हम R4 लिख लेते हैं। R4 में 1 मैप कर रहा है 1 पे, इसी तरह 2 3 पे, 3 4 पे, 2 3 पे मैप कर रहा है, 3 मैप कर रहा है 4 पे, 4 3 पे और 5 4 पे, 4 3 एंड 5 4। इसको हम डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से पहला जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं। 1 3 4 3 4, यानी कि 1 3 4 अरेंज करके लिख लिया। 1 है, 3 है, 4 है, आगे 3 और 4 रिपीट हो रहे हैं। अब मैपिंग किस तरह से हो रही है, 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 मैप कर रहा है 3 पे, इसी तरह 3 मैप कर रहा है 4 पे,
इसके बाद 4 मैप कर रहा है 3 पे, 4 यहाँ से 3 पे मैप कर रहा है, और इसी तरह 5 मैप कर रहा है 4 पे। फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी देखें डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, तो ये ऑन टू फंक्शन है। और फंक्शन ये है, देखें हमने ये कहा था कि डोमेन में कोई भी अनमैप्ड एलिमेंट ना हो, और एक एलिमेंट एक से ज्यादा पे मैप नहीं होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट सेम पे मैप हो सकते हैं। 2 और 4 दोनों 3 पे मैप हो रहे हैं, और 3 और 5 दोनों 4 पे मैप हो रहे हैं ऑन टू फंक्शन। तो सेम टू सेम आपने इसी तरह मेंशन कर देना है कि ये ऑन टू फंक्शन है। डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ R4 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह रेंज ऑफ R4 1 3 4। R4 भी हो गया। R5 देख लेते हैं, A B पे मैप कर रहा है, B A पे, C D और D E। R5 A B पे, B A पे, A B पे, B A पे, इसी तरह C D और D E, C D एंड D E। अब यहाँ से डायग्राम बना के कर लेते हैं इसको भी। A B C D फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में आएंगे, इसी तरह A B D E, A B और D और E। मैपिंग कर लेते हैं। A मैप हो रहा है B पे और B मैप हो रहा है A पे। इसी तरह C को मैप कर रहे हैं D पे और D को मैप कर रहे हैं E पे। अब देखें ज़रा, जो सारी हमारे पास चारों टाइप थी, चारों में से ये कौन सी टाइप है? बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। बाइजेक्टिव में हमने ये कहा था कि रिपीट नहीं हो रहे होंगे, और इसी तरह रेंज में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होगा। देखें ये रिपीट नहीं हो रहे, ज़रूरी नहीं कि बाइजेक्टिव में ऐसे स्ट्रेट ही मैप हो, इस तरह से भी मैप हो सकते हैं। ए बी पे मैप कर रहा है, बी ए पे, रिपीट नहीं हो रहे। सी डी पे मैप कर रहा है, डी ई पे, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन। अब डोमेन में ये वाले एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी डी, और रेंज में ए बी डी ई। तो यहाँ पे आप लिख लें डोमेन ऑफ R5 ए बी सी डी, और इसी तरह रेंज ऑफ R5 इज इक्वल टू ए बी डी ई। अब यहाँ से इसका R6 देख लेते हैं। 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे, और 1 3 पे देखें 1 2 पे भी मैप कर रहा है और 1 3 पे भी मैप कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ R6 फंक्शन नहीं है, सिर्फ रिलेशन है। 1 2 पे, 2 3 पे, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है। इसी तरह 1 3 पे मैप कर रहा है और 3 4 पे, 1 3 पे, 3 4 पे। देखें 1 2 पे भी मैप कर रहा है, 1 3 पे भी मैप कर रहा है। एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे मैप कर रहा है, तो फिर ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा। आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे रिलेशन, और डोमेन और रेंज लिख लेंगे। डोमेन ऑफ R6 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह रेंज ऑफ R6 आपके पास आ जाएगा 2 3 4, 2 3 4। अब जो R7 और R8 है उनकी ऑलरेडी आपको वो मैपिंग की फॉर्म में गिवन है। R7 में देखें 1 मैप कर रहा है R पे, 3 मैप कर रहा है P पे, और 5 मैप कर रहा है S पे। रेंज वाले सेट में देखें, सेट B में एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, Q एलिमेंट देखें, तो इसका मतलब, और ये सेपरेटली मैप कर रहे हैं।
मैप सेपरेटली कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इसका मतलब अब ये 1-1 फंक्शन होगा। और डोमेन और रेंज के लिए आपने जो फर्स्ट सेट है 1, 3, 5 ये आपके पास डोमेन आ जाएगा, और इसी तरह PRS। अब रेंज में Q नहीं आएगा क्योंकि रेंज में वो एलिमेंट्स आएंगे जो मैप हो रहे हैं, तो यहाँ पे Q किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो रेंज में वो एलिमेंट्स आते हैं जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो। तो इसकी डोमेन में 1, 3, 5 आएगा और रेंज में PRS आएगा, और ये फंक्शन आपके पास है 1-1 फंक्शन। नेक्स्ट लास्ट जो आपके पास R8 है, ये डोमेन में अनमैप्ड एलिमेंट है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन होगा। डोमेन में 5 आ रहा है, यानी कि सेट ए में अनमैप्ड एलिमेंट है, जो एलिमेंट मैप होंगे वो डोमेन होंगे, लेकिन ये 5 डोमेन नहीं है। फर्स्ट सेट में अनमैप्ड एलिमेंट यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन है, इसकी डोमेन होगी 1, 3, 7 और रेंज हमारे पास आ जाएगी ABC, तीनों एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसी तरह एक्सरसाइज 5.5 इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फी अमानिल्लाह।